हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम ये जानेंगे कि इस पूरे मार्च के महीने में लीगल फील्ड में क्या क्या हुआ। इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो अपकमिंग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो नंबर 1 पे जो लीगल न्यूज है वो है ट्रांस अमेंडमेंट बिल, जिसमें अमेंडमेंट आने से काफी ज्यादा हलचल देखने को मिला। इस बिल ने ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में काफी ज्यादा चेंजेस कर दी, जिसके वजह से ये न्यूज में रहा। तो देखिए, ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जिनको जन्म के वक्त एक जेंडर स्पेसिफाई किया गया था, लेकिन बाद में जाकर उन्हें लगता है कि उनकी रियल आइडेंटिटी उनके बर्थ जेंडर से अलग है और इसी वजह से वो एक दूसरे जेंडर से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान ले एक इंसान बाय बर्थ मेल था, लेकिन बाद में वो खुद को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करता है, तो ये इंसान एक ट्रांसजेंडर है। अब प्रॉब्लम जिस वजह से हुआ वो था इस अमेंडमेंट बिल का प्रोविजंस। सबसे पहले तो इस बिल ने इस ट्रांसजेंडर शब्द का मतलब ही बदल दिया। इस बिल के अनुसार अब ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जिनकी एक अलग सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे कि किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगता, इस तरीके से। साथ में इसमें वो लोग भी आते हैं जिन्होंने बायोलॉजिकली चेंजेस करके अपना जेंडर ही बदल लिया है। दूसरी बात यह है कि 2019 के एक्ट में सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर लीगल था, जो अब रिमूव हो चुका है। तीसरा, इस अमेंडमेंट एक्ट ने एक मेडिकल बोर्ड एस्टैब्लिश किया है जिसके हेड है चीफ मेडिकल ऑफिसर या डेप्यूटी सीएमओ, और यही बोर्ड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में असिस्ट करेगा। नंबर 4, अगर ट्रांसजेंडर इंसान के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करता है तो उस केस में पनिशमेंट्स को अब बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया गया है। नंबर 5, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो नेशनल काउंसिल है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से इस काउंसिल में हो सके। अब इस बिल के साथ में प्रॉब्लम काफी सारे हैं। पहली चीज, इस बिल ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को टोटली हटा दिया और स्टेट मेडिकल रिकॉग्निशन को मैंडेटरी बना दिया। नंबर 2, इस बिल ने ट्रांस मेन, नॉन बाइनरी पीपल यानी ऐसे लोग जो स्ट्रिक्टली ना तो वुमेन के कैटेगरी में है और ना ही मेल जेंडर में आते हैं, और जेंडर क्वेयर इंडिविजुअल्स यानी कि ऐसे लोग जो मेल या फीमेल में से किसी भी जेंडर आइडेंटिटी को पोजेस ही नहीं करते, उनका लीगल प्रोटेक्शन अब रिमूव हो चुका है। नंबर 3, मेडिकल एग्जामिनेशन को लोगों ने इस तरीके से देखा कि ये उन लोगों के प्रिवेसी को वायलेट करता है और ह्यूमन डिग्निटी को अफेक्ट करता है। नंबर 4, इस बिल में पैथोलॉजिकली जेंडर आइडेंटिटी को जांचा जाएगा, जिससे हैरेसमेंट होने का चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 5, इस बिल को पास करते समय ना तो स्टैंडिंग कमिटी और ना ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई भी सलाह मशवरा किया गया था, जिस वजह से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बावजूद भी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट इस बिल को फेस करना पड़ा था और इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हमें अब तक देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दूसरे लीगल न्यूज पे, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लैट 2027 और सीयूएलटी 2026 की प्रिपरेशन कोर्स की एडमिशन अभी चल रही है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं 2028 की, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स और क्लासेस की जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको पिन कमेंट में ऐड करके दूंगी, और डिटेल्स ब्रोशर आप हमारे वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, तो चेकआउट जरूर करना। तो टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि दूसरा लीगल न्यूज मार्च में क्या था। तो दूसरा जो न्यूज है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पवेनी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि पर्सनल लॉज में जो जेंडर बायस है उसको अब एड्रेस करने के लिए यूसीसी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूसीसी क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से ये 2 वीडियोस बना के रखी है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर मैं ब्रीफली इस वीडियो में समझाऊं तो यूसीसी का मतलब होता है कि एक देश एक
कानून। यानी कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कास्ट क्रीड के लोग हैं, अलग भाषा बोलते हैं, उनके लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में जितने भी रिलीजियन पर बेस करके पर्सनल लॉज है, उनको एक ऐसे कॉमन लॉ से रिप्लेस करना होगा जो सभी धर्म, कास्ट, क्रीड, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों पर समान तरीके से अप्लाई हो। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में प्रोविजन भी दिया हुआ है, जो कहता है कि स्टेट को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि पूरे इंडियन टेरिटरी में जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक कॉमन लॉ बनाया जाए। मेनली जो डिफरेंसेस है वो है मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और सक्सेशन के मामले में। और ये मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि इन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इक्वल तरीके से लॉज बना सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार यूसीसी को लागू किया था? चलो ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तो लीगल अपडेट नंबर 3, और वो है पैटर्निटी लीव को लेकर। तो पैटर्निटी लीव का मतलब होता है जो न्यूली फादर बने हैं उनको पेड या फिर अनपेड लीव देना, जिससे वो अर्ली चाइल्ड केयर में मदद कर सके और न्यू मदर को सपोर्ट कर सके। लेकिन इंडिया में ये पैटर्निटी लीव जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स के तहत 15 दिन की छुट्टी दी जाती है मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। इसके अलावा कोई भी ऐसा और रूल नहीं है जो पूरे इंडिया में एक साथ लागू होता हो। लेकिन रिसेंटली पैटर्निटी एंड पेरेंटल बेनिफिट बिल 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें न्यू फादर के लिए 8 वीक्स के पैटर्निटी लीव के लिए प्रपोजल दिया गया है। अब ये चीज ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो अर्ली फॉर्मेटिव इयर्स है उस समय अगर फादर प्रेजेंट नहीं है तो इसे अब एक नेचुरल चीज कंसीडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी काफी बदल रही है। बच्चे को दोनों ही पेरेंट का सपोर्ट और केयर मिलना चाहिए। ग्लोबल मॉडल को अगर देखा जाए तो स्वीडन में 480 दिन यानी कि 480 डेज का पेड पेरेंटल लीव पार्टनर्स को मिलता है, जिनको वो अपने सुविधा अनुसार आपस में बांट सकते हैं कि किसको कब कितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस चीज को भी इंडिया में कंसीडर किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इस मामले में। नंबर 4 जो लीगल अपडेट है वो ये है कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी डिक्लेयर करने से अब मना कर दिया है। मेंस्ट्रुअल लीव वुमेन को तब दिया जाता है जब कोई भी वुमेन मेंस्ट्रुएशन के वजह से कोई डिस्कम्फर्ट या फिर कोई हेल्थ इश्यू से सफर करती है, जैसे कि डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी वॉलेंटरी होना चाहिए, ना कि मैंडेटरी। हालांकि इस चीज का काफी फायदा हो सकता है। नॉर्मली किसी भी काम में अचानक अगर कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर किसी इंडस्ट्री में एब्सेंट हो जाए तो ये कंपनी या फिर उस इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। वहीं अगर लीव मिलता तो एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है ये। साथ में ये मेंस्ट्रुअल लीव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को 2020 के मैंडेट को कंफर्म भी करता है, जिसमें बोला गया है कि जो भी वर्किंग कंडीशंस है वो जस्ट एंड ह्यूमन नेचर का होना चाहिए। इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 में भी अपहोल्ड किया गया है, जो डीपीएसपी के अंडर आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी ना काफी सारे हैं। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में 88% जगहों में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। इन लीव के वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है, और वुमेन जो लोग हायर करते हैं हो सकता है कि वो वुमेन को हायर ही ना करना चाहे, क्योंकि उनको फिर लीव देना पड़ेगा। इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का चांस भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोविजन को इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे बिहार सबसे पहला स्टेट है जिन्होंने 1992 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। 2023 में केरला ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया और 2024 में ओडिशा और कर्नाटका ने भी इस चीज को लागू किया है।
ग्लोबली देखा जाए तो इंडोनेशिया, जापान, उसके बाद साउथ कोरिया, आयरलैंड और इटली में भी ये पॉलिसी लागू होती है, तो हो सकता है कि आगे चलकर इंडिया में भी ऐसा कुछ हो। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है वो कारा ने दिया है, जो हमारे देश में अडॉप्शन प्रोसीड्यूर्स को गवर्न करता है। कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। जो लेटेस्ट डायरेक्शन है अडॉप्शन को लेकर वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, कारा ने ये बताया है कि जिस भी बच्चे को अडॉप्शन के लिए दिया जाएगा उनको लीगली फ्री डिक्लेयर करने से पहले उनकी अच्छे से छानबीन करनी होगी, उनके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी और जितना भी टाइम लिमिट दिया गया उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीड्यूर्स में बच्चे के बैकग्राउंड की रिसर्च करनी पड़ेगी। नंबर 2, जो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को सरेंडर कर देगा उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने का। नंबर 3, जितना भी अडॉप्शन रिकॉर्डेड होगा उस डेटा को सिक्योरली प्रिजर्व करना होगा और ट्रांसफर करना होगा। भले ऐसा हो सकता है कि जिस एजेंसी ने अडॉप्शन कराया वो बंद हो गया है, किसी भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय या इनएक्सेसिबल नहीं किया जा सकता। नंबर 4, किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर हुआ तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल एक्शंस को प्रोवाइड भी किया गया है। अगर आप इंडिया में अडॉप्शन के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना, इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा मार्च में जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी वो थी यूथेनेशिया को लेके। तो पैसिव यूथेनेशिया को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले ही मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।